नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौतम बंसाली, जो कि एमडी फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, जो साथ ही जो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है एक्चुअली में मुंबई और महाराष्ट्र के, और किस कारण से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमें कोरोना से कोई निजात नहीं मिल पा रही है। सर, आप जानते हैं कि हाल ही में अगर सोर्सेस की माने तो 1000+ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 500+ जो है वो महाराष्ट्र में माने जा रहे हैं, और मुंबई की भी आप हालत जानते ही हैं। सर, उसको देखते हुए सबसे पहले तो हमें कोरोना के हाल ही में जो करंट सूरत हाल है इससे रूबरू कराइए, और क्या जो आंकड़े जा रहे हैं वो असलियत में क्या हैं? जी, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, हमने ये सिचुएशन पहले से ही फोरसी किया था। हमको मालूम था कि इस तरह से आंकड़े आने वाले हैं भविष्य के अंदर। जिस तरह से जो महाराष्ट्र की बात की जा रही है या अदर स्टेट की बात की जाए, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो, हर जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, केरला वगैरह में काफ़ी कम हुए हैं, अच्छा कंट्रोल हुआ है। गोवा के अंदर ऑलमोस्ट नील हो गया है, बट महाराष्ट्र में अभी भी बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो यहाँ का पॉपुलेशन आप देखिए, 11.5 करोड़ की पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है। दूसरी चीज़ जो यहाँ की है, ये डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। यहाँ पॉकेट्स में लोग रह रहे हैं, स्लम्स बहुत है, जो बाकी पूरे कंट्री में आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। वो स्लम्स आपको महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई, पूना, नागपुर, ये 3-4 सिटी में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ अगर उसके अंदर एक भी पेशेंट को चला जाता है तो वो बहुत जल्दी फैलने का चांसेस रहता है। दूसरा, जो अगर आप यहाँ लोगों के घर देखोगे, एक घर के अंदर एक कमरे के घर हैं जो स्लम में रहने वाले हैं, उस एक घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, 12 लोग रह रहे हैं, जो अभी तक रहने के हैबिचुअल नहीं थे। आप ये पूछेंगे पहले कैसे रहते थे वो? पहले उसमें से अधिकतर लोग कोई फैक्ट्री में सोते थे, कोई अपने ऑटो में सोता था, कोई अपने काम करने वाले थे। एट ए टाइम घर के अंदर 2 या 3 लोग होते थे, बाकी लोग अलग अलग जगह काम पे रहते थे। सर, इसमें मेरा प्रश्न बनता है कि हम जो है, अगर प्रशासन की ओर से देखा जाए, और ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स तो दिन रात काम कर रहे हैं और भी केसेस संभाल रहे हैं, पर ये एक अलग से विपदा आ चुकी है। सर, उसको देखते हुए क्या ऐसी वजह है और क्या असलियत है उन आंकड़ों की? मैं वो चीज जानना चाहूंगा कि सर, वो क्या असलियत है उन आंकड़ों की? आंकड़ों की असलियत है, ये हकीकत है कि केसेस बढ़ रहे हैं, बट साथ में अपन को ये भी देखना चाहिए, अगर पूरे कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग भी बहुत पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी हमने जो नई गाइडलाइन जो ICMR की आई है, BMC की आई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग उनकी टेस्टिंग करने वाले हैं जो सिम्टोमेटिक हो प्लस हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वाले हो। पहले हमने बीच में एसिम्टोमेटिक की भी कर ली थी टेस्टिंग वगैरह। तो अगर ये देखा जाए तो पूरे क्यूमुलेटिव आंकड़े हैं जो बढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे ढंग से इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे, सारे डेटा निकाल के देखते हो, अभी भी जितने पेशेंट्स पॉजिटिव आए हुए हैं उसमें मोर देन 90% पीपल आर एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक विद पॉजिटिव केसेस, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज है। क्योंकि अगर पॉजिटिव है प्लस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड पॉजिटिव है, वो ये दर्शाता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों की नहीं है। सर, इस पे एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बॉम्बे हॉस्पिटल में भी केसेस हैं, आप खुद भी उससे रूबरू हैं। सर, उसको देखते हुए क्या आप ये समझते हैं कि जो भी हमारी अथॉरिटीज और प्रशासन है वो हमारे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही है जो इस कोरोना को डील कर रहे हैं, और साथ ही उन पेशेंट्स के लिए पर्याप्त कोरोना के लिए स्पेशल वार्ड्स क्रिएटेड हैं? जी, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट देखने के अलावा मैं जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो एक टास्क फोर्स कमेटी है वो, प्लस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन BMC की, उसकी टास्क फोर्स कमेटी का भी मैं रेगुलर मेंबर हूँ। जब पहला केस इस देश में आया था तब से मैं उसमें कंटिन्यूस भागीदार हूँ। हम लोग एक एक चीज़ बराबर देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, नई गाइडलाइन हर 2-3 दिन में बनती हुई आ रही है कि अभी क्या करना है। राइट फ्रॉम एयरपोर्ट इसको स्क्रीनिंग, रेलवे पे स्क्रीनिंग, हर जगह से, प्लस एयरपोर्ट के आसपास जो होटल्स है उसको हमने सेग्रीगेट किया, वहाँ पे लोगों को ठहराना, क्वारंटाइन करना, कहाँ आइसोलेशन करना, कहाँ पे कोविड वार्ड की जरूरत है, कहाँ पे नॉन कोविड वार्ड की जरूरत है, वो हमने शुरू से इंतजाम उसके लिए किए हैं और अभी भी उसी स्तर पर चल रहे हैं। हमने काफ़ी 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो जिनको हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना के। सर, क्या नाम है उनके? 6 हॉस्पिटल जो है, कस्तूरबा हॉस्पिटल है, दैट इज फुल्ली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ओनली। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है जो हमने कोविड हॉस्पिटल के रूप में रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के नानावटी हॉस्पिटल को हमने लिए जो सिर्फ कोविड पेशेंट देखेंगे। सेफी हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया है, उसको भी कोविड हॉस्पिटल के लिए रखा गया है। इस तरह से टोटल 6 हॉस्पिटल है जिसको हमने कोविड के लिए। मुंबई में ये सारे मुंबई के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा
प्राइवेट हॉस्पिटल के भी हमने काफ़ी वार्ड लिए, जैसे हमारा बॉम्बे हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने हमारी 3 बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग हमने सेपरेट रखा है, अलग रखा है, डेडिकेटेड ओनली फॉर कोविड पेशेंट्स ओनली। हम लोग यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट ही ले रहे हैं एक बिल्डिंग के अंदर, जिसकी एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है, लिफ्टमैन अलग है, टेक्नीशियन अलग है, नर्सेज अलग है, डॉक्टर्स अलग है, पूरा सेपरेट स्टाफ है। बाकी 2 बिल्डिंग हमने बॉम्बे हॉस्पिटल की रूटीन पेशेंट, नॉन कोविड पेशेंट के लिए रखा हुआ। इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी काफ़ी पेशेंट्स, काफ़ी बेड हमने लेके रखे हुए हैं। और उस हिसाब से आज की तारीख में अगर बात किया जाए, पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स है, पर्याप्त मात्रा में बेड भी है। प्लस दूसरी बात जो आपने कही, सुरक्षा को लेकर जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर स्टाफ है, इनिशियल टाइम में हमको थोड़ी तकलीफ आ रही थी, पीपी किट की बहुत शॉर्टेज थी, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आता था, इसलिए हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से बात किया, उनको इनवाइट किया, उनको बुलाया, बताया, बात किया कि बोला आप क्यों नहीं बना सकते हैं पीपी किट। अभी सांगली में, मुंबई के अंदर, पूना में, भिवंडी में, इवन राजस्थान में काफ़ी जगह पे पीपी किट काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं और हर हॉस्पिटल में पीपी किट अच्छी खासी संख्या में है। प्लस काफ़ी एनजीओज भी अभी सामने आए हैं, पीपी किट की शॉर्टेज नहीं है। कहीं पे अगर कम पड़ रहे हैं तो एनजीओज भी सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना काफ़ी अच्छा फंड रखा हुआ उसके लिए, उससे भी सप्लाई हो रही और प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने हिसाब से खरीद रहे हैं। सर एक प्रश्न आ रहा है जो कि लोगों का भी प्रश्न है, काफी लोग ये चीज पूछते हैं। सर आप बेसिकली क्या है कि हमारी एक तरफ तो सरकारें, सेंटर हो, स्टेट हो, वो उसमें लगी हुई हैं कि किस तरीके से इसे रोका जाए, और आइसोलेशन सबसे बड़ा एक टूल माना जा रहा है और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। बट सर कई मजबूरी के कारण या शासन को चलाने के कारण कई ऐसे ऑफिसेस तो जायज खुल रहे हैं, पर कई और भी ऑफिसेस हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसेस भी खुल रहे हैं। तो सर ऐसी सिचुएशन को देखते हुए क्या 3 तारीख तक हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे या ये और बढ़ेगा? अभी तक की जो सिचुएशन लग रही है उससे लगता है कि 3 तारीख तक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आना चाहिए। गवर्नमेंट के ऑफिसेज खुलने की जहाँ तक बात है, वो कुछ आवश्यक कार्य, एसेंशियल सर्विसेज के हिसाब से। सर एसेंशियल सर्विसेज तो समझ में आता है, बट कई जैसे ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे काम करती है, बट सर जब हम ये वाली बात करते हैं, जब हम एक उदाहरण का प्रतीक देते हैं, तो उदाहरण के प्रतीक में तो सर उनको ही काम करना चाहिए जहां पे आवश्यकता हो। कहीं जो है आवश्यकता के कारण ना काम करेंगे तो ये मुहिम, क्या लगता है कि जैसे लोगों का प्रश्न था, क्या ये नाकामयाब हो सकती है? अगर लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि जो स्थिति इटली की हुई है, जो स्थिति अमेरिका की हुई है, वो हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट इस बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क है, बार बार बोल रही कि घर से बाहर मत निकलिए। जो बहुत ही आवश्यक सेवा वाले काम के लिए गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी, गवर्नमेंट के भी जो ये दफ्तर खोले गए, उसमें भी 10% स्टाफ को ही मंजूरी दी गई है। सारे स्टाफ को गवर्नमेंट अपने ऑफिस में नहीं बुला रही, बट जनता को कॉपरेट करना ही पड़ेगा। हमें काफ़ी जगह देख रहे हैं कि लोग अभी मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, जो आज तक कभी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए थे। काफ़ी लोगों का मन, क्योंकि हमारी आदत नहीं है घर के अंदर बंद रहने की या एक जगह स्थिर रूप से रुकने की, हमारी आदत नहीं रही हुई है। हमें कम से कम लोग चाहिए, शक्लें चाहिए, देखने के लिए, घूमने के लिए चाहिए। इसकी वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने को उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन के नियमों का जब अब तक जितना अच्छा पालन किया है, उतना ही अगर अच्छा पालन किया जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन ए 2 वीक, 2 से 3 हफ्ते में हम बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। सर एक और चीज का प्रश्न है कि आप जैसे निजी उस पर खुद ही वाकिफ हैं कि कैसे जो है कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं और वो है, तो सर असली आप बॉम्बे हॉस्पिटल की अगर बात करना चाहें तो सर क्या आंकड़े हैं अभी तक के इधर? हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में हमने टोटल 100 बेड जो है कोरोना के लिए रखे गए हैं। कितने पेशेंट्स हैं अभी तक? अभी हमारे पास काफ़ी पेशेंट आए, डिस्चार्ज हो गए। आज की डेट की बात करें तो 34 पेशेंट हमारे अंडर अभी एडमिट है। बट एक खुशी की बात यह है कि माइल्ड सिम्टम, थोड़े मॉडरेट सिम्टम के पेशेंट थे, वो भी पेशेंट अभी सारे ऑलमोस्ट आज की डेट में एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं, फुली रिकवर है। बट एज पर गाइडलाइन हमको उनको 14 डेज तक रखना है, या नेगेटिव स्वाब एक नहीं आ जाता तब तक हमको रखना है, इसलिए हमने रखा हुआ है। बट मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, हमारे यहाँ पे सिचुएशन फिर भी बाकी कंट्री से अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोरोना के अधिकतर पेशेंट है, उसमें से अधिकतर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, जो हमारे लिए या हमारे देश के लिए अच्छी इम्यूनिटी होने वाली एक अच्छी खबर भी है।
सर अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि जैसे कि कोरोना में किसी भी पेशेंट को हो सकता है, कोई अपर क्लास हो, कोई अफोर्ड कर सकता हो, नहीं कर सकता हो, तो सर इस केस में जब कोई कोरोना का पेशेंट आता है आपके पास या कोई आता है सर, उस केस में क्या आप उसे पहले ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर उससे उसका अमाउंट चेक कर रहे हैं? किस तरीके से चल रहा है सर ये? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो न जाति देखती है, न धर्म देखती है, न पात देखती है, न किसी का अमीरी देखती है, गरीबी देखती है, कुछ नहीं देखती। ये वायरस है, बट ये डेडली वायरस नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ही हाईली कंटेजियस वायरस है जो बहुत ही तीव्र गति से फैलता है। हम लोग इसमें और कुछ भी नहीं देखते हैं कि ये अमीर है गरीब है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट सबके लिए एक जैसा सर है। बट अगर किसी लोअर लेवल के आदमी को बिलो पॉवर्टी लाइन या ऐसे में हो जाता है और वो हॉस्पिटल पे आता है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे हॉस्पिटल में आता है, आप उसे चेक करते हैं, कोरोना निकलता है, इस टाइम पे कोरोना को ना फैलने देना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्या आप उसका इलाज करेंगे मुफ्त में? 100%, 101% हमारे यहाँ ये चीजें हो रही है और ये सुविधा रखी भी गई है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी सारी लैब को फ्री कर रखा है, तो 4,500 के टेस्ट हो रहे थे बीपीएल वालों के लिए, अनअफोर्डिंग के लिए, आयुष्मान भारत में स्कीम वालों के लिए, सबके लिए वो जो पूरा इनका इन्वेस्टिगेशन है वो कम्प्लीटली फ्री करके रखा है। हमारे पास जैसे पेशेंट ऐसे आते हैं, हमको लगता है हमारे पास हमने बराबर एक ट्रायज एरिया बनाया, हम हर पेशेंट को ये मान के ट्रीट करते हैं कि ये कहीं ये कोरोना तो नहीं है, उस तरह का प्रिकॉशंस हमारे डॉक्टर हेल्थ के स्टाफ लेके रखते हैं। बाद में अगर वो कोरोना है उसकी रिपोर्ट आने में 24 घंटा लगता है, रिपोर्ट आती है, अगर वो गरीब है अमीर है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या उनका इजीली आप उनको एडमिट कर लेते हैं या फिर उनके लिए हेजल होता है कि वो कोई पॉवर्टी का अपना बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड लाएं, ये लाएं? इस कोरोना के दौरान मैं बात कर रहा हूं। कोरोना के दौरान में न तो किसी से कोई राशन कार्ड मांगा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से, न कोई आधार कार्ड मांगा जा रहा है, जस्ट एक आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं ताकि उनका नाम पता रहे कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसके अलावा उससे न तो पैसा मांगा जा रहा है, कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही। उनका इलाज एक प्राथमिकता है, क्योंकि ये एक नेशनल और यू कैन से एक इंटरनेशनल डिजास्टर है, इंटरनेशनल इमरजेंसी है। इसमें डॉक्टर की तरफ से भी कहीं भी आप देखेंगे, बाकी सब लोगों ने अपने रेट बढ़ा दिए, किसने पीपी किट की रेट बढ़ा दिए, किसने सब्जियों की रेट बढ़ा दिए, किसने मास्क की रेट बढ़ा दिए, लेकिन एक डॉक्टर एक अकेली कम्युनिटी है जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज कर रही है। कोई फीस भी चार्ज नहीं कर रहा है, उल्टा अपनी जेब से चीजें दे रहे हैं, जेब से मेडिसिन दे रहे हैं, अपनी तरफ से गाइड कर रहे हैं, लैब वालों को फोन कर रहे हैं, भैया ये गरीब आदमी इसका फ्री में टेस्ट करो, वो अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेकर के काम कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे बॉम्बे हॉस्पिटल में बहुत क्लियर कट रखा हुआ है, पेशेंट आया, बेड है, इमीडिएटली बेड मिलेगा, पैसा वैसा कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। ये एक चेंजिंग डायनेमिक देखा जा रहा है हेल्थ केयर का, एक बहुत बड़ा, जिसमें टेलीमेडिसिन ने एंट्री ले ली है और काफी ऐसे हेल्थ इनिशिएटिव्स की एंट्री हो रही है जो कि हिंदुस्तान ने खास करके डेवलपिंग कंट्री होने के नाते कभी सोचा नहीं था। सर उसका पे क्या टेक है आपका? जी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड वाइड अभी भी नंबर 1 आता है अमेरिका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में नंबर 1, इटली का नंबर 2 आता है। वर्ल्ड वाइड ये सिनेरियो चल रहा था और है भी, और इंडिया का नाम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत पीछे था, बट हेल्थ स्किल्ड पर्सन जो है लाइक डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, इन सब की डिमांड शुरू से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी लोगों की रही है। आज भी अगर अमेरिका में जाके देखेंगे तो मैक्सिमम डॉक्टर आपको जो वेल स्किल्ड डॉक्टर है इंडिया के मिलेंगे। इटली में जाइए, विश्व में कहीं भी चले जाइए। सो बाकी सब चीज़ों में हम लोग हमेशा शुरू से अच्छे नंबर पे थे, बट हमारा अनफॉर्चुनेटली बजट कम होता था हेल्थ इंफ्रा के ऊपर, इसलिए हम थोड़ा पिछड़ रहे थे। पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट और बाकी जनता भी बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से काम हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना के चक्कर में काम हो रहे हैं, बट हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुधर गया तो बाकी सारी चीज़ें, डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, स्वीपर्स, ये हमारे पास में सबसे उत्तम क्वालिटी के वर्ल्ड वाइड हमारे हिंदुस्तान में। मुझे पूरी उम्मीद है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स अपन वापस नंबर 1 पे, हिंदुस्तान नंबर 1 पे आएगा हेल्थ के मामले को लेकर के। दूसरा जो टेलीमेडिसिन कॉन्सेप्ट चालू हुआ, कुछ हद तक वो चल रहा था पहले भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कि टेली आप व्हाट्सएप पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, और ये काफ़ी सारे मतलब लीगल चीज़ें थी, लेकिन अभी क्लियर कट गाइडलाइन आई है कि हम लोग टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दे सकते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं मरीज का, जिस तरह से मरीज अभी नहीं आ सकते हैं हॉस्पिटल या बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आना चाहिए, तो उसमें टेलीमेडिसिन का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमने बहुत पहले टेलीमेडिसिन का काम शुरू किया था, बट कुछ गाइडलाइन ऐसी थी कि उसमें प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी वापस टेलीमेडिसिन को लेकर के जो हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय के लिए, जैसे वर्क फ्रॉम होम एक नया कल्चर शुरू होने वाला है, टेलीमेडिसिन हिंदुस्तान में आने वाले समय में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है।
तो सर इससे क्या घर बैठे जो भी प्राइमरी स्टेज पे जो लोग हैं ऑब्वियसली उनका ही कंसल्टेशन बनता है डॉक्टर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के थ्रू, तो सर ये क्या उन लोगों के लिए एक सेफ्टी रहेगा इस तरीके से करना? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी रहेगा। टेलीमेडिसिन में इतना बड़ा फायदा होता है कि अगर एक बहुत ही छोटे से गांव में बैठा हुआ आदमी है, उसको मैसिव चेस्ट पेन हो रहा है, हम उसको एडवाइस करेंगे भैया आप वहीं पे ईसीजी ले लो। आजकल इतने सारे गजेट्स आ गए कि आप ईसीजी 2 मिनट में ले सकते हैं। या वो पीएससी में चला गया लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, वहाँ जाके अगर टेक्नीशियन ने, नर्सेज ने, किसी ने ईसीजी ले लिया, वहीं से वो हमको टेलीमेडिसिन के थ्रू हमारी पूरी मदद ले सकता है कि तुम्हारा ईसीजी ठीक नहीं है, यू हैव टू टेक दिस ब्लड थिनर मेडिसिन, या आपको थोड़ा हायर सेंटर में आ जाइए। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगी उसकी वजह से। टेलीमेडिसिन का ये सबसे बड़ा फायदा इसमें ही है। प्लस मरीज को एक साइकोलॉजिकली बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि मुझे बार बार लग रहा था कहीं ये बीमारी नहीं, तो एटलीस्ट मेरे को गाइडलाइन मिल गई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। रैप अप करते हुए कि आपका कोई मैसेज है जनता की तरफ इस कोरोना के लिए और उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी सेफ्टी को लेकर के? कोरोना को लेके मेरा पब्लिक से, लोगों से एक ही अपील है, लॉकडाउन के नियमों का स्ट्रिक्ट पालन कीजिए, घर में रहिए। ये वायरस इतना इगोस्टिक है कि वो आपके घर में कभी नहीं आने वाला है। आप बाहर जाओगे, इनवाइट करोगे, उसको लेके आओगे। हेल्थ केयर स्टाफ, फ्रंटलाइन स्टाफ, आज कोई भी कोरोना मरीज से दूर दूर भागते हैं, लेकिन एक हेल्थ केयर स्टाफ ऐसा है जो खुद आगे से जाता है, लड़ता है। उन पे प्लीज़ अटैक मत करिए। ये डॉक्टर्स लोग, नर्सेज, वार्ड बॉयज आपका स्वाब लेने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। उनको आप कोऑपरेट कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे आपको नुकसान होने वाला है। सो डॉक्टर्स पे अटैक करना, और डॉक्टर का काम वापस कभी मारना नहीं है। डॉक्टर्स ट्रेन है बचाने के लिए, डॉक्टर्स मारने के लिए ट्रेन नहीं है। डॉक्टर का काम है रक्षा करना, बख्शक बनना डॉक्टर का काम नहीं। इसलिए डॉक्टर्स पे, नर्सेज पे, टेक्नीशियंस पे, वार्ड बॉयज पे, इन सबको आप विशेष प्रायोरिटी दीजिए, ध्यान दीजिए उनके ऊपर। हम लोग हमारा घर परिवार सब छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, रात दिन बैठे हुए हैं। हमारे भी बच्चे, हमारी भी बीवी है जो हमको अभी आज तक कभी हमको गेट पे छोड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन अभी पहली बार हो रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में हमको हमेशा गेट पे छोड़ने के लिए आते हैं। उनको लग रहा है जैसे हम लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं। हमारे भी माँ बाप है, हमारा भी घर परिवार है, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग आप सबकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हम अपने आप को बचाएंगे। हम बचेंगे तो हम आपको बचा सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, और जो ये गलत चीज़ें शुरू की है हेल्थ केयर में अटैक वगैरह करने का, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालिए। हेल्थ केयर स्टाफ पे गलती से भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर गौतम बंसाली जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल में एमडी फिजिशियन हैं, और साथ ही उनका ये कहना है कि इस महामारी के समय में और इसके बाद भी अपने डॉक्टर्स की, अपने हेल्थ केयर स्टाफ की जो है आप रिस्पेक्ट कीजिए और उन पे भरोसा रखिए, क्योंकि वो ही आपको इस महामारी से और आने वाली कोई भी विपदा से आपके हेल्थ को लेकर के वो आपको निजात दिला सकते हैं। तो ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट पॉलिटिकल दावपेच के लिए मुंबई से।